हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग सिक्स सिग्मा का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट समझा था और फिर उसके मेजर पॉइंट्स में से जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो समझा था और सिक्स सिग्मा मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग उसी के आगे जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयज हम उसको समझते हैं, मेथोडोलॉजी के बारे में समझते हैं और सिक्स सिग्मा की टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो सिक्स सिग्मा में पढ़ा उससे अब तक क्या समझ में आया हमें कि सिक्स सिग्मा क्या है। एक ऐसी स्टैटिस्टिकल सेट ऑफ टूल्स का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्शन में या अपने सर्विस में 99.99966% तक का एक्यूरेसी लेवल मेंटेन कर सकते हैं एंड हम अपने डिफेक्ट्स को 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन या DPM तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिक्स सिग्मा क्या है, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल सिस्टम है जिससे वेरिएशन एंड एरर को कंट्रोल करने में किसी भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है, या साइंटिफिकली या मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली वो अपनी गुणवत्ता को माप सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। तो बेसिकली सिक्स सिग्मा डिफेक्ट्स एंड वेरिएशन पर काम करता है, या डिफेक्ट्स एंड वेरिएशन को कंट्रोल करना इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है। दूसरी बात, सिक्स सिग्मा में जो डिफेक्ट्स होती हैं उनको परसेंटेज में मेजर ना करके DPM में मेजर करते हैं, यानी डिफेक्ट्स पर मिलियन अर्थात 10 लाख के परिप्रेक्ष्य में हम इसमें त्रुटियों को या दोषों को मेजर करते हैं या उनका आकलन करते हैं। तो अब जरा हम इसकी एक जो पॉइंट आता है कि इसमें जो कर्मचारियों की जो एक संरचना होता है या कर्मचारियों का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या कितना स्टाफ हमको जरूरी होता है, क्या सिक्स सिग्मा को अप्लाई करने के लिए। हमने कहा ना कि सिक्स सिग्मा एक बहुत ही एक इनोवेटिव तरीका है। इनोवेटिव नहीं क्योंकि इसमें नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी अभी जितनी भी कंपनीज या सभी कंपनीज ने सिक्स सिग्मा की अवधारणा को एडॉप्ट नहीं किया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सिक्स सिग्मा को एग्जीक्यूट करने के लिए या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में अगर हमें सिक्स सिग्मा को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एम्प्लॉयज का। हमें कुछ विशेष तरह के कर्मचारियों की जरूरत होती है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो टॉपिक हम लोग आज समझने जा रहे हैं वो है सिक्स सिग्मा के बारे में। सिक्स सिग्मा के जो की पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस की पॉइंट्स में जो हमारा तीसरा पॉइंट था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयज। इंफ्रास्ट्रक्चर का एम्प्लॉयज का मतलब है कि हमें सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एक अलग तरीके का मतलब है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पैरेलल हम एक कार्यकारी समूह का गठन करते हैं। अर्थात सिक्स सिग्मा क्या करता है, सिक्स सिग्मा संगठन के अंदर ही समानांतर रूप से एम्प्लॉयज का एक क्वालिटेटिव एम्प्लॉय का या एक्सपर्ट एम्प्लॉयज का एक ऐसा पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो केवल और केवल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स पर ही काम करता है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के या दूसरे प्रोजेक्ट्स में उसका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता। तो इसका मतलब है कि सिक्स सिग्मा क्या करता है,
parallel create a special groups of employees within organization in हायरार्की ऑर्डर। तो हायरार्की ऑर्डर में ये क्या करता है, स्पेशल ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज को क्रिएट करता है। समानांतर रूप से संस्था के अंदर ही ये कर्मचारियों के कुछ विशेष समूहों का निर्माण करता है इन हायरार्की ऑर्डर पदानुक्रम स्वरूप। अब इसमें ये जो स्पेशल ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं इनको पर्टिकुलर एक नाम से संबोधित किया जाता है। और ये ग्रुप्स कितने होते हैं, पहली चीज इस ग्रुप्स के 6 लेवल होते हैं। सिक्स लेवल ऑफ ग्रुप्स होते हैं और 6 लेवल हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 6 सिग्मा का मतलब यहां पर है ही है। तो चूंकि 6 सिग्मा में 6 डिजिट है तो यहां पर अब इन्होंने जो ग्रुप्स का लेवल क्रिएट किया वो भी 6 लेवल क्रिएट किया। और एक खास बात है कि इन्होंने उन ग्रुप्स के नाम देने के लिए मार्शल आर्ट की वोकैब्स का इस्तेमाल किया। यूज vocabulary of martial art for groups nomination। 3 बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ एम्प्लॉयज के संदर्भ में। पहली बात कि 6 सिग्मा को संचालित करने के लिए हमें एक कार्यशील जनसंख्या का या हमें अपने संस्था के कर्मचारियों में से कर्मचारियों के एक विशेष समूह की आवश्यकता पड़ती है या एक विशेष टीम कह लीजिए 6 सिग्मा को एग्जीक्यूट करती है या इस प्रोजेक्ट को संचालित करती है। और वो स्पेशल टीम संस्था के अंदर ही समानांतर रूप से बनाई जाती है या बनी होती है। और वो जो टीम होती है वो हायरार्किकल होती है, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हायरार्की ऑर्डर में होते हैं। वो ग्रुप्स के 6 लेवल होते हैं और वो जो 6 लेवल हैं ग्रुप्स के उनका जो नॉमिनेशन है वो मार्शल आर्ट वोकैब्स पर डिपेंड करती है। यानी इसकी शब्दावली है, जो मार्शल आर्ट एक गेम है या एक जो इवेंट होता है या एक जो खेल की विधा है उस खेल विधा की शब्दावलियों का हम इस 6 सिग्मा के अंदर जो हमारा कर्मचारी समूह होता है उस कर्मचारी समूह के नामांकन के लिए, उसके नॉमिनेशन के लिए, उसके नामकरण के लिए हम मार्शल आर्ट खेल विधा की शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि वो कर्मचारियों की वो 6 स्तर क्या है और पर्टिकुलर कौन सा सर्वोच्च है, क्योंकि हायरार्की ऑर्डर में है, पदानुक्रम में है। तो सबसे टॉप पर कौन होता है और बॉटम पर कौन होता है, जरा हम इसको समझते हैं। तो ये जो हायरार्की ऑफ एम्प्लॉइज है जरा इसको हम समझते हैं। तो हायरार्की ऑफ एम्प्लॉइज को हम यहां पर एक डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है वो है चैंपियन का। फिर दूसरा है मास्टर ब्लैक बेल्ट। एक तीसरा है ब्लैक बेल्ट।
चौथा है ग्रीन बेल्ट, फिर है येलो बेल्ट और फिर है व्हाइट बेल्ट। यानी ये क्या है, 6 लेवल ऑफ एम्प्लॉय, six level employees in hierarchy। तो ये हमारा टॉप है और ये बॉटम है। तो ये जानते हैं येलो ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट ये सब कहाँ होते हैं, हम ये शब्दावलियों का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, ये सारे शब्दावलियों का इस्तेमाल मार्शल आर्ट में किया जाता है। अब ये जो चैंपियन होते हैं इनको क्या कहा जाता है, एक तरीके से ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होते हैं। यानी एक तरीके से ये मैनेजमेंट होता है, ये मैनेजमेंट होता है। ये जो मास्टर ब्लैक बेल्ट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मेंटर कहते हैं। ब्लैक बेल्ट जो होते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट लीडर होते हैं। ग्रीन बेल्ट जो होते हैं वो एक तरीके से प्रोजेक्ट मेंबर होते हैं। ये एक तरीके से क्या होते हैं, प्रोजेक्ट सबऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये एक तरीके से क्या होते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट हेल्पर कह लीजिए। अब जरा इनको समझते हैं कि क्या होते हैं। देखिए चैंपियन जो होता है वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है, मैनेजर होता है। और जब भी हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेल्योरनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, जो स्पॉन्सर होते हैं। बात समझ में आ रही? तो दिस इज द टॉपिस्ट। ये जो लोग होते हैं ये मैनेजमेंट के बहुत क्लोज होते हैं और एक तरीके से ये सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करते हैं या ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। यहाँ पर जो बातें हैं आपको ध्यान समझनी है कि ये स्पॉन्सर के रूप में माने जाते हैं, यानी ये उसके प्रायोजक होते हैं, मालिक होते हैं। और किसी इस प्रोजेक्ट की सफलता और असफलता का जो उत्तरदायित्व होता है वो इन्हीं चैंपियंस का होता है। अब फिर उसके नीचे की जो कैटेगरी आती है सिक्स सिग्मा में, वो होते हैं मास्टर ब्लैक बेल्ट। इनको हम लोग एमबीबी कहते हैं। और ध्यान रखिए कि यहां पर इनकी संख्या है, यहां पर ये 1 यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब हम सिक्स सिग्मा में यूनिट्स की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 to 7 एम्प्लॉय। या इंडिविजुअल्स की बात की जाए बात समझ में आ रही? तो जो मास्टर ब्लैक बेल्ट होते हैं ये मेंटर होते हैं। मेंटर का मतलब या इनको हम मेंटर कह लीजिए या इनको हम ट्रेनर कह लीजिए। ये सिक्स सिग्मा के एक्सपर्ट होते हैं
और जो ब्लैक बेल्ट के लोगों को सिक्स सिग्मा के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा ये चैंपियंस को या प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के साथ मिलकर के काम करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ये सब लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मेंटर का मतलब है ये 5 से 7 लोग होते हैं इस प्रोजेक्ट में, यानी इस कैटेगरी में 5 से 7 एम्प्लॉय होंगे, और एक तरीके से ये ट्रेनर या मेंटर होते हैं जो अपने के नीचे के स्टाफ को या अपने के नीचे की टीम मेंबर्स को सिक्स सिग्मा के से संबंधित जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी नॉलेज होता है, या एक तरीके से ये एक्सपर्ट ग्रुप होता है। सिक्स सिग्मा का ये एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। जो बहुत दिनों तक व्यक्ति सिक्स सिग्मा पर काम कर लेता है तो उनको इस मास्टर ब्लैक बेल्ट में प्रमोट कर दिया जाता है, और फिर ये प्रोजेक्ट में काम नहीं करते, लेकिन अगर प्रोजेक्ट में कोई समस्या आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है या उनको कुछ ट्रेनिंग देनी है, तो यही मास्टर ब्लैक बेल्ट्स के जो मेंबर होंगे वो ब्लैक बेल्ट्स या ग्रीन बेल्ट्स या नीचे के जो भी हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने चैंपियन और मास्टर ब्लैक बेल्ट को समझा। चैंपियंस क्या होते हैं? ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में ये है कि ये टॉप ऑफ द लेवल काम करते हैं सिक्स सिग्मा पर, और इसमें लोगों की संख्या डिसाइड नहीं है, ये एक भी हो सकता है या एम्प्लॉयर, इसको एक तरीके से आप एम्प्लॉयर की कैटेगरी में रख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं। अब एम्प्लॉयर को सिक्स सिग्मा के बारे में जो रिपोर्ट करता है या जो उसके नीचे स्तर काम करता है वो मास्टर ब्लैक बेल्ट्स का होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, मेंटर या ट्रेनर कहा जा सकता है। और ये बहुत ही एक्सपर्ट्स लोगों का ग्रुप होता है। सिंगल यूनिट होती है, मतलब इसमें 5 से 7 लोग होते हैं। फिर दूसरा ब्लैक बेल्ट आती है, उसके नीचे ब्लैक बेल्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट लीडर होते हैं, और ये क्या करते हैं, 100% टाइम कंज्यूम करते हैं या देते हैं किसको, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को। और ये ग्रीन बेल्ट के लोगों को हेल्प करते हैं। प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो इनकी ही होती है, क्योंकि ये कभी जब ये समस्या होती है इनको तब ये काम करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर या फील्ड में जो टीम काम करती है सिक्स सिग्मा को लेकर, उसका जो लीडर होता है उसकी वो जो टीम होती है वो ब्लैक बेल्ट टीम कहलाती है। और ब्लैक बेल्ट टीम सिक्स सिग्मा का क्या होता है, वो प्रोजेक्ट लीडर के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। ये 100% टाइम देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट इन्हीं का होता है। ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो होते हैं इनकी जो यूनिट्स होती हैं ये 10 यूनिट्स होते हैं। ये जैसे ये हमने कहा ना कि ये 1 यूनिट्स होते हैं, यानी 5 से 7 लोग होंगे। इसमें 10 यूनिट्स है, इसका मतलब है कि इसमें 50 से 60-70 लोग भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ब्लैक बेल्ट में जो प्रोजेक्ट लीडर्स होते हैं सिक्स सिग्मा में, वो प्रोजेक्ट लीडर्स, ऐसा नहीं कि 1 2 3 लोगों को प्रोजेक्ट लीडर बना दिया जाए। यहाँ पर ब्लैक बेल्ट ये हर एक टीम होती है। चैंपियन को छोड़, चैंपियंस की भी टीम बनाई जा सकती है, लेकिन मास्टर ब्लैक बेल्ट की एक टीम है। फिर दूसरी जो उसके नीचे की टीम है वो ब्लैक बेल्ट टीम है, जिसमें लगभग 50 से 60 लोग हो सकते हैं। और ब्लैक बेल्ट टीम जो होती है वो एक प्रोजेक्ट लीडर के रूप में सिक्स सिग्मा में काम करती है। 100% टाइम देते हैं ये, लेकिन ये लीडर के रूप में काम करते हैं। फिर प्रोजेक्ट मेंबर, ये उनकी एक सहायक टीम होती है, यानी ये बी टीम होती है। ए टीम है, ये उनकी बी टीम है, और ये भी क्या करते हैं, 100% टाइम कंज्यूम करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती हैं वो 50 से 60 यूनिट्स काम करती हैं। ध्यान रखें यहाँ पर कि ग्रीन बेल्ट में जो लोग होंगे वो 50 से 60 यूनिट्स काम करेंगे। 50 से 60 यूनिट्स का मतलब है कि अगर हम 5 एम्प्लॉइज मान लें एक यूनिट में, तो 50-25 यानी 250-300 लोग ग्रीन बेल्ट में काम करेंगे या इस टीम में होंगे मेंबर। अगर हम यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कितने लोग करते हैं, तो 1 यूनिट्स को 5 to 7 लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ग्रीन बेल्ट में 50 से 60 यूनिट्स होती है, और ये भी अपने ये जो 100% टाइम को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में कंज्यूम करते हैं। बाकी ये कोई काम नहीं संस्था के अंदर करेंगे। इनका काम है केवल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन। बाकी ये संस्था के किसी और कार्यों का उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। ये केवल और केवल ये जो दोनों लोग होते हैं इनकी केवल और केवल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रोजेक्ट के रेफरेंस में होती है।
अब ग्रीन बेल्ट के बाद जो काम आती है वो येलो बेल्ट आती है। येलो बेल्ट जो होता है वो व्यक्ति होते हैं जो अपना मेच्योरिटी ऑफ टाइम जो है वो प्रोजेक्ट को देते हैं। फॉर एग्जांपल कि इनका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि 75-25 का रेशियो होता है। मतलब मेच्योरिटी ऑफ टाइम टू गिव टाइम ड्यू टू प्रोजेक्ट, तो ये अपने यानी 75% जो समय होता है वो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को देते हैं और 25% समय में यानी ये दूसरे भी काम करते हैं। एक तरीके से ये वो लोग होते हैं जो यहाँ पर ध्यान रखें कि 100% काम के बारे में इनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ये 100% टाइम देते हैं, ये भी 100% टाइम देते हैं। ग्रीन बेल्ट में जो होता है वो मेच्योरिटी ऑफ टाइम से भी देते हैं, एक तरीके से प्रोजेक्ट मेंबर होते हैं। और ये जो व्हाइट बेल्ट लोग होते हैं, ये व्हाइट बेल्ट के लोग वो लोग होते हैं who have common knowledge of quality। ऐसे लोग जिनको गुणवत्ता के बारे में सामान्य जानकारी होती है, सबसे लोवेस्ट लेवल होते हैं। एक तरीके से कभी कभार ये थोड़ा बहुत यानी एक तरीके से हम इनका कह सकते हैं कि ये 75-25 के टाइम के रेशियो पे काम करते हैं। तो ध्यान रखें कि ये जो दो हमारी टीम है, ये पार्ट टाइम टीम है। ये जो टीम है ये क्या है, हमारी पार्ट टाइम टीम है। और ये जो है हमारी फुल टाइम टीम है प्रोजेक्ट की। और ये हमारा जो है वो एक तरीके से मेन आदमी है जो प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेल्योरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक चीज यहाँ पर आप लोग को समझ लेना है कि यहाँ पर जो येलो बेल्ट है और ये जो व्हाइट बेल्ट है, इसलिए इसमें यूनिट्स का डिटरमिनेशन नहीं है कि ये पार्ट टाइम वर्क करते हैं। ये येलो बेल्ट में जो अपना अधिकांश समय प्रोजेक्ट को देती है, बाकी जो बचा हुआ समय है उस बचे हुए समय में अपना दूसरा काम भी करती है कंपनी के अंदर या संस्थान के अंदर। और जो व्हाइट बेल्ट के लोग हैं वो बहुत कम, अगर ये 75-25 के रेशियो में ध्यान रखें कि ये जो 75 और 25 का रेशियो ये केवल हमने अपने समझने मात्र के लिए लिखाया है, बाकी ऐसा कोई इस प्रोजेक्ट में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये केवल और केवल आपको समझने के लिए हमने फ्रेम किया है। तो ये हमारी पार्ट टाइम टीम है। इसमें से येलो टीम जो है वो ज्यादा समय अपना कंज्यूम करती है प्रोजेक्ट को, ये कभी कभार करती है। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको गुणवत्ता के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी दूसरे एम्प्लॉयज की तुलना में ज्यादा होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयज से एक बात समझ पर निकल करके ये आई है कि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट जो है वो एक स्पेशल टीम लेकर के काम करता है और इसकी अपनी 6 टीमें होती हैं। कहीं कुछ लोग येलो बेल्ट तक ही काम करते, ध्यान रखें, लेकिन हमने इसको 6 बेल्ट तक कंसीडर किया है चैंपियन से लेकर के। तो यहाँ पर ये जो टीमें बनती हैं, ये टीमें, अब बात होती है कि जैसे चैंपियन है वो मेंटर को ब्लैक बेल्ट का निर्माण करेगा, ब्लैक बेल्ट ही जो मास्टर ब्लैक बेल्ट होगी वो ब्लैक बेल्ट को गठन करेगी, ब्लैक बेल्ट ही अपने अनुसार ग्रीन बेल्ट का चुनाव करेगी, ग्रीन बेल्ट ही येलो बेल्ट को डिसाइड करेगा। तो और ये सारी चीजें जो है एक दूसरे को हेल्प करती हैं कि जैसे अगर ग्रीन बेल्ट को कोई समस्या होगी तो वो ब्लैक बेल्ट को सॉल्व करेगा, या ग्रीन बेल्ट की समस्या है तो चलिए मेंटर है तो मेंटर तो किसी को भी सॉल्व कर सकता है, मेंटर किसी की भी प्रॉब्लम को सुन सकता है, लेकिन जवाबदेही जो है वो उसके प्रति है। तो ये हायरार्की है, ये सबसे लोवेस्ट लेवल है, ये टॉपेस्ट लेवल है। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जैसे ब्लैक बेल्ट क्या होती है इसको ध्यान में रखना है। तो ये जो आपकी चीजें लिखी हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पर कितने लोग हो सकते हैं उनकी संख्या आपको ध्यान में रखनी है। येलो और व्हाइट बेल्ट में संख्या इसलिए स्पेसिफाई
स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि ये एज अ हेल्पर वर्क करते हैं या एज अ पार्ट टाइम करते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्पेंड करता है, ये बहुत इनिशियल टाइम स्पेंड करता है। ये 75-25 का रेशियो है, तो इसका मतलब 75% जो टाइम है वो प्रोजेक्ट को देगा, 25% जो टाइम है वो दूसरे अपने कामों को करेगा प्रोजेक्ट में। ये 25% प्रोजेक्ट को देगा, 75% अपने दूसरे कामों को करेगा। लेकिन ग्रीन बेल्ट के जो मेंबर हैं, ब्लैक बेल्ट के जो मेंबर हैं या मास्टर ब्लैक बेल्ट के जो मेंबर हैं, ये फुल टाइम 100% जो टाइम है वो प्रोजेक्ट को ही, तो ये परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ये परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के, ये पार्ट टाइम मेंबर होते हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के। तो ये था हमारा सिक्स सिग्मा का एम्प्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर या इसकी कर्मचारी संरचना। चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके एक दूसरे पॉइंट की, टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं। तो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है। केवल एक दो टेक्निक से इसमें ये जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसमें नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ या एक तरीके से बल्क में हम टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो मेजर टूल्स एंड टेक्निक्स है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये इस्तेमाल करता है SQC का, मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। फिर दूसरा ये इस्तेमाल करता है SPC का, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ध्यान रखें कि ये क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड था, ये क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड था। तीसरी चीज जो ये इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है PDCA साइकिल, यानी जिसे आपने कहा था प्लान, या इसी को हम लोग डेमिंग साइकिल भी कह सकते हैं। इसको आपने पढ़ा रखा है। डेमिंग साइकिल का इस्तेमाल करता है। दूसरा ये प्रोसेस मैपिंग का इस्तेमाल करता है। चौथा ये क्वालिटी कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करता है। फिर ये कॉज इफेक्ट डायग्राम का इस्तेमाल करता है, जिसे हम लोग इशिकावा डायग्राम बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखें कि ये जो स्टैटिक्स है इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत एनोवा, काई परीक्षण, रिग्रेशन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जितनी भी स्टैटिक्स है ये सारी स्टैटिक्स इन दोनों के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ध्यान रखिए कि हम कुछ केवल चीजें लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं स्टैटिस्टिकली। तो ये बहुत
साइंटिफिक मेथड है सिक्स सिग्मा, उसमें बहुत सारा चीजें इस्तेमाल होती है। ध्यान रखें कि ये सारी चीजें जो है अब कंप्यूटराइज भी मैनेज होने लगी हैं। तो सिक्स सिग्मा के लिए जो स्टैटिस्टिकल काम होता है, स्टैटिस्टिकल काम के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर में SPSS का भी इस्तेमाल किया जाता है और उसमें लिन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं ये तमाम चीजों को करने के लिए। ध्यान रखें कि इसमें ये बहुत अपने आप में ब्रॉड टॉपिक हैं, केवल अब इनको एक एक को यहाँ समझना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स नहीं हैं कि हमें इन चीजों कॉन्सेप्ट को समझना है। लेकिन एक ओवरव्यू है कि ये जो टेक्निक्स है या ये जो टूल है उनका इस्तेमाल करना है। इसमें से कुछ चीजें जैसे PDCA साइकिल आपने पढ़ा है वो समझ में आता है। SQC में क्या होता है, हम क्वालिटी का कंट्रोल की बात करते हैं। SPC में क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस की बात की जाती है। काज इफेक्ट डायग्राम या इशिकावा डायग्राम, आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये 5-6 चीजें हैं जिन्हें हम यहाँ पर टूल एंड टेक्निक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि केवल यही नहीं है, यहाँ पर 15 से 20 टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल सिक्स सिग्मा के अंतर्गत डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस के लिए करते हैं। तो सिक्स सिग्मा में बहुत सारे उपकरणों और प्रविधियों का इस्तेमाल होता है, जिनमें से मुख्य रूप से हमने जो चीजें जो होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। दूसरा, ये जो टूल एंड टेक्निक्स है ये आजकल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी, और उसके लिए हम लिन सॉफ्टवेयर या SPSS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब एक 5वें और आखिरी बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं सिक्स सिग्मा से रिलेटेड, और वो है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो जो 5वां चीज था यहां पर वो था मेथोडोलॉजी। तो सिक्स सिग्मा बेसिकली 2 मेथोडोलॉजीज यूज करती है, यूज्ड 2 मेथड्स ब्रॉड टर्म में। और वो 2 मेथड हैं क्या? एक है DMAC और दूसरा है DMAT। ध्यान रखें कि इसको आप ये पढ़ें, इसको पढ़ें DMAC और इसको पढ़ें DMAT उच्चारित करने के लिए। अब ये DMAT और DMAT क्या है? ये एक्रोनिम है। ये है क्या? ध्यान रखें, ये एक्रोनिम है, यानी ये संक्षिप्त रूप है। तो अब ये संक्षिप्त रूप है तो जरा हम इसको समझते हैं कैसे। यानी इसकी भी एक प्रोसेसिंग है। उसको समझने से पहले इन दोनों मेथड्स के सेंटर ऑफ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो बेसिकली ये टेक्निक है ये 2 मुख्य चीजों पर, किस चीजों पर काम करती है। ध्यान रखें, एक देखिए, जब हमें लॉन्ग टर्म में सक्सेस अचीव करनी होती है और हमें अपने कंपनी को की लाइफ को इंक्रीज करना होता है तो 2 चीजें होती हैं। एक तो हमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर निरंतर काम करना होता है, अर्थात जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस में हमारी जो क्वालिटी है वो कॉन्टिन्यूअस मेंटेन रहे। दूसरा, अगर हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो हमें एक मार्केट ट्रेंड को भी समझना होगा, हमें कुछ ट्रेंड सर्वे भी करना होगा, अर्थात तो समय के सापेक्ष ग्राहक की जो जरूरतें हैं, जो कस्टमर नीड है,
उनके रेफरेंस में हमें कुछ नए प्रोडक्ट्स को भी अपने मैन्युफैक्चरिंग में, अपने सर्विसेज में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट बहुत क्वालिटेटिव है, आप केवल और केवल उसी प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग करते गए तो समय के साथ लोगों की, ग्राहकों की जरूरतों में बदलाव आता है। तो अगर आप अपने कंपनी में उनकी जरूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं करेंगे या उनकी जरूरतों के हिसाब से आप नए प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी से लॉन्च नहीं करेंगे, तो आप जो है वो दूसरे कंपनीज के साथ ना तो कंपटीशन कर पाएंगे और ना ही लॉन्ग टर्म आपकी बिजनेस साइकिल चल पाएगी। आप देखें कि जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो समय समय पर नए नए मॉडल क्यों प्रोड्यूस करते रहते हैं, नए नए मोबाइल कंपनीज है नए नए मॉडल्स क्यों लॉन्च करती रहती है, कार मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन है वो नए नए कार क्यों बनाती रहती, नए नए मॉडल क्यों लॉन्च करती रहती, या कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो नए नए, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस की फील्ड है तो जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो नए नए इंश्योरेंस प्लान क्यों बेचते हैं, क्योंकि लोगों की जरूरतों के हिसाब से वो नए नए प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। तो बेसिकली यानी हमें दो तरह की विधियां चाहिए होती हैं, दो दिशाओं में हमें चिंतन करना होता है। एक तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की कार्य प्रणाली पर फोकस करना रहता है ताकि हम डिफेक्ट्स को और वेरिएशंस को मिनिमाइज कर सकें, और दूसरा हमें कुछ प्रोस्पेक्टिव अप्रोच पर भी काम करना होता ताकि हम कस्टमर्स की नीड्स और उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को समझ सकें, उनकी जरूरतों को समझ सकें और उसके जरूरतों के हिसाब से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। तो बेसिकली ये जो दो मेथड है, ये दो मेथड सिक्स सिग्मा के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये जो डीमैक मेथड है ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, ये मेथड जो है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, फोकस्ड ऑन या यूं ऐसे कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, और इसका जो फोकस होता है वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर होता है। मतलब जो संस्था की कार्य प्रणाली है उस पर ये बेस्ड होगा। और ये जो है, जो ये मेथड्स हैं ये हैं कस्टमर नीड एंड सेटिस्फैक्शन बेस्ड, इनका जो फोकस है फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एंड डिजाइन। तो आपने समझ गया ना कि एक विद्यार्थी एक कस्टमर केंद्रित है या उस जो समाज की जो भविष्य की उसकी जरूरतें उनको पर ध्यान में रख करके एक मेथड एग्जीक्यूट होता है इसमें, और जो डीमैक है वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है यानी फोकस ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर काम करता है। अब ये दोनों ही जो मेथड है वो एक्रोनिम है यानी संक्षिप्त है और ये भी हायरार्की क्रम में होते हैं। तो अब जरा इन हम मेथड्स को समझते हैं। ये दोनों मेथड है लेकिन इन मेथड में अंतर क्या है इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चंस कि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो डीमैक होता है वो डीमैक का फोकस पॉइंट क्या होता है या डीमैक किस दिशा में काम करता है और जो डीमैट है वो किस दिशा में काम करता है। तो डीमैक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड मेथड होता है और इसका जो काम होता है वो संस्था की जो वर्तमान कार्यप्रणाली है उसमें सुधार करना है, उसमें उन्नतीकरण करना होता है। और दूसरा जो डीमैट है, डीमैट का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन, अर्थात ये एक रिसर्च करता है जिससे हमें अपने ग्राहकों की भविष्य की जो उनकी जरूरतें हैं या उनकी जो संतुष्टि से संबंधित जो कारक हैं हम उनको प्राप्त कर सके, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सके,
प्रतिस्पर्धा कर सके, ताकि हम अपने कस्टमर्स को कॉन्टिन्यूअस अपने साथ बनाए रख सके। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो अब जरा इनको हम इनकी हायरार्की को समझते हैं क्या है। तो जब डीमैक की बात करते हैं तो यहां डी का जो मतलब है वो है डिफाइन, फिर है एम का मतलब मेजर, ए का मतलब है एनालिसिस, फिर आई का मतलब है इम्प्रूव, और सी का मतलब है कंट्रोल। और ठीक इसी तरीके से यहां पर है तो सबसे पहले डी है, डी का मतलब डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, डिजाइन, और वी का मतलब है वेरीफाई। अब इसको डिफाइन का मतलब है डिफाइन द प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमने कहा ना कि ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करता है। ये किस पर बेस्ड है? ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स है हम उसको डिफाइन करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, यहां पर मेजर्स का मतलब है क्वांटिफाई, हम यहां पर उसको क्या करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, फिर उसको यहां पर क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उस प्रॉब्लम्स का वहां पर सुधार करेंगे, फिर सुधार के बाद उस सुधार का मेजरमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद उस सुधार को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये सारी चीजें जो है इसको आप ऐसे समझिएगा कि हम यहाँ पर एक्स वाई, अगर चूंकि हम उनका जो फॉर्मूला था वो था y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको ऐसे समझिए कि हमने यहां पर क्या किया, y क्या चाहिए हमें, हमने उसकी बात की। यहां पर y को क्या किया, मेजर किया। यहां पर हमने y से रिलेटेड कई जो है x की बात की, यहां पर हमने x खोजे। अब यहां पर क्या किया, इंप्रूवमेंट में, इंप्रूवमेंट का मतलब है कि हमने वहां पर यहां पर y को हम ले करके आए और फिर इस y को रिटेन कर दिया। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। कि अगर मान लीजिए चूंकि ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर बात करता है, तो मान लीजिए कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करेंगे। मान लीजिए प्रोसेस इंप्रूवमेंट में क्या है, मान लीजिए रॉ मटेरियल हमारा घटिया किस्म का आ गया, तो अब हम सबसे पहले डिफाइन क्या किया कि हमारा रॉ मटेरियल घटिया है, फिर मेजर्स द क्वांटिटी, वो रॉ मटेरियल कितना घटिया है, कितने दिन से घटिया आ रहा है, ये सारी चीजें हमने फाइंड किया। फिर एनालिसिस का मतलब है कि वो जो घटिया आया माल किन वजहों से आया, कहीं रास्ते में तो मिलावट नहीं की जा रही है या सप्लायर ने कोई गलती की, तो हमने वहां पर उस समस्या के पहलुओं पर विचार किया। फिर यहाँ पर इंप्रूवमेंट का मतलब है कि हम उसका जो हमारा सॉल्यूशन है
वो सोल्यूशन ले आए और फिर उस सोल्यूशंस को कंट्रोल का मतलब है हमने सस्टेन किया, वो सारी प्रक्रिया अपनाई जिससे दोबारा रॉ मटेरियल दोबारा घटिया ना आने पाए, अर्थात वो जो सोल्यूशन है वो परमानेंटली बना रहे। तो इसको एक तरीके से आप ऐसे समझिए, यहाँ पर हमने पता किया कि रॉ मटेरियल घटिया है, फिर वो कब से कितना है उसका क्वांटिफिकेशंस किया, यहाँ पर हमने उसके कारणों को जानने की खोज की, फिर उन कारणों से जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमने प्राप्त किया और फिर कंट्रोल के अंतर्गत हम वो सारे प्रावधान करेंगे कि दोबारा वो समस्या ना आए या जो सोल्यूशन है वो परमानेंटली बना रहे। दिस इज द सिंपली वे ऑफ डीमैट। ऐसे ही डीमैट में है, डीमैट में डिफाइन, मेजर्स, एनालिसिस, डिजाइन, वेरीफाई, क्योंकि ये नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नए नए पॉलिसीज लाता है, नए प्रोग्राम से स्टार्ट करने के लिए ये रिसर्च करता है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें एनालिसिस तक है, यहाँ पर हम उसका पर्टिकुलर डिजाइन बनाएंगे और यहाँ पर उसका टेस्टिंग करेंगे। तो वो तीन चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, डिजाइन एंड वेरीफाई, जो हमने नया प्रोडक्ट बनाया उसका डिजाइन, और फिर डिजाइन देख के वेरीफाई करेंगे और उसको थोड़ा सा उसकी कैंपेनिंग करवाएंगे कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जब यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा तो फिर उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ट्रांसफर कर दें। तो ये एक रिसर्च विंग है और ये एक तरीके से प्रोसेस इंप्रूवमेंट विंग होती है। तो जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट चलता है, तो जो सिक्स सिग्मा की जो टीम होती है वो टीम इस दो डायरेक्शन में काम करती है। कुछ कर्मचारियों का जो काम होता है वो डीमैट वे में होता है, कुछ कर्मचारी या कुछ टीम के मेंबर डीमैट में काम करते हैं। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो डीमैट या डीमैक के संदर्भ में काम करता है। डीमैक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोसेस इंप्रूवमेंट या प्रोडक्ट या सर्विस में आने वाले डिफेक्ट्स एंड वेरिएशंस को कंट्रोल करते हैं, और डीमैट में हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नए नए प्रोडक्ट, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनको जो है अपनी कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं। तो इससे हमारी कंपनी में नए नए प्रोडक्ट्स भी आते रहते हैं और हमारी कंपनी में का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है कस्टमर्स का या जो वेरिएशन और डिफेक्ट्स लेवल है वो भी बहुत कम होता चला जाता है। और इसीलिए आप देखें कि जो भी कंपनीज सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को यूज करती हैं वो हर 6 महीने में, हर 2, 3, 4 महीने में नए नए पॉलिसीज, नए नए प्रोजेक्ट, नए नए मॉडल लॉन्च करती रहती हैं, क्योंकि उनका एक डिपार्टमेंट होता है जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का एक वो जो विंग है, जो डीमैट विंग है, वो निरंतर इसी दिशा में काम करती है। इसीलिए उन कंपनीज के पास हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए प्लान, नए नए पॉलिसीज हमेशा आती रहती हैं। और अगर कल्पना करके देखें कि अगर ये शैक्षिक संस्थाओं में भी हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की बात करें, वैसे वेस्टर्न जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंप्लीमेंट करने के बारे में बहुत सारे प्रयास शुरू कर दिए हैं, बहुत सारी रिसर्चेस शुरू कर दी हैं। तो एज ए स्टूडेंट हमें भी ये बात सोचनी है या सोचनी चाहिए कि क्या शैक्षिक संस्थाओं में, विशेष रूप से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में, क्या हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का संशोधित स्वरूप भी लागू कर सकते हैं या लागू कर पा रहे हैं। और अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से हम अपनी क्वालिटी को बहुत हाई लेवल तक मेंटेन कर पाएंगे और जिसका लाभ हमारी सोसाइटी को या हमारे स्टूडेंट्स को भी, या जो फ्यूचर हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेगा। खैर, तो ये बेसिकली जो टर्म था वो था सिक्स सिग्मा का। अब इसके बारे में कुछ और बातें भी कर लेते हैं। एक बात यहाँ पर, जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने कहा था कि सिक्स सिग्मा और लीन सिक्स सिग्मा भी कहते हैं इसको। तो सिक्स सिग्मा को लीन सिक्स सिग्मा क्यों कहा जाता है, जरा हम इसको, हमने एक बात भी कही थी कि भाई सिक्स सिग्मा आर इसको लीन सिक्स सिग्मा क्यों कहते हैं। ध्यान रखें कि ये जो टर्म था वो 1986 में मोटोरोला ने विकसित किया था, ये पहले हम पढ़ चुके, और ये जो टर्म आया है ये 2000 में आया है। अब जरा समझिए जरा क्यों। देखिए, दो टर्मिनोलॉजी हैं, एक है लीन मैनेजमेंट और एक है सिक्स सिग्मा। इसका जो विकास हुआ
वो विकास हुआ 1930 में बाय टोयोटा इन जापान, और इसका जो विकास हुआ 1966 बाय मोटोरोला इन अमेरिका। तो ये दो अलग अलग कालखंड में दो अलग अलग जगहों पर विकसित की गई विधाएं हैं या मेथड्स थे, लेकिन ये है क्या? बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। लगभग इनकी जो प्रक्रिया है, लगभग इनका जो केंद्र बिंदु है, या बहुत सारी चीजें इनकी 70-80% इन दोनों चीजों की सिमिलर है। यानी लीज मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और जो अलग अलग समय में डेवलप हुए, ध्यान रखिएगा। लेकिन आज हम सन 2000 के बाद हम लीन सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बाद में जब वो मनोवैज्ञानिकों को या विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट्स को ये लगा कि ये दोनों मेथड का जो टर्मिनोलॉजी है, दोनों मेथड्स का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है, तो फिर इन दोनों मेथड्स को मिक्स कर दिया गया। कुछ चीजें बेहतर इसमें थी, बहुत सारी चीजें, कुछ अंतर इसमें था, कुछ अंतर इसमें है, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, लीन मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा को, तो वही जो है वो लीन सिक्स सिग्मा कहलाने लगा। अब अंतर क्या है दोनों में? ध्यान रखें कि अगर हमसे लीन मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा में अंतर पूछ लिया जाए, बेसिकली अंतर क्या है, तो ध्यान रखिए कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है। फोकस ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट, और इसका जो फोकस पॉइंट है डिफेक्ट्स एंड वेरिएशन। बस अंतर इतना है कि ये वेस्टेज को कम करने का या उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है लीन मैनेजमेंट, और ये जो है वो डिफेक्ट्स एंड वेरिएशन को कंप्लीट जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स, वेरिएशन और वेस्टेज जिसे आप कहते हैं, या वेस्ट जिसे आप कहते हैं, ये कहीं ना कहीं सब क्वालिटी से रिलेटेड ही होता है, सब ये क्वालिटी को इन्फ्लुएंस्ड करता है। तो ये जापानीज, जो कि जापान का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो हम सभी से छिपा नहीं है, हम लोग बहुत जानते हैं कि एक छोटा सा कंट्री है, आज एक डेवलप कंट्री बना है, जबकि हिरोशिमा नागासाकी जैसे न्यूक्लियर त्रासदी को वो सहन कर चुका है। तो उसमें इस तरीके की बात बहुत पहले से व्याप्त थी, उसके डीएनए में चल रही थी। तो लीन मैनेजमेंट 1930 से टोयोटा ने लॉन्च कर रखा था, जिसमें उसने रिड्यूसिंग वेस्ट का काम किया, इसका फोकस पॉइंट ये था। और जब सिक्स सिग्मा अमेरिका में डेवलप हुआ तो उसका डिफेक्ट्स एंड वेरिएशंस को काम करना था। क्लियर? तो यही दो चीजें हैं, ये दोनों को क्या कर दिया गया, जब इनको हम कंबाइंड कर देते हैं, जब ये चीजें कंबाइंड हो गई तो वही क्या बन गया, लीन सिक्स सिग्मा बन गई। तो सिक्स सिग्मा और लीन मैनेजमेंट दो अलग अलग चीजों को एक साथ कंबाइंड किया गया, और ये कंबाइंड कब किया गया, कंबाइंड इन ईयर 2000 में, तब ये लीन सिक्स सिग्मा एक कॉन्सेप्ट बना। तो जो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी तो ये कहा था कि हम इसको सिक्स सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा कहते हैं। तो सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट 1986 में आया, लेकिन लीन सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट ईयर 2000 में आया।
और आज लीन सिक्स सिग्मा ही इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड। लेकिन जब लीन के कुछ चीजें सिक्स सिग्मा में जोड़ दी गई और सिक्स सिग्मा की चीजें लीन में कुछ अटैच कर दी गई तो ये चीजें बनी। और जो मेजर डिफरेंस था वो हम लोगों ने टू द पॉइंट देखा कि इसका जो फोकस पॉइंट था वो रिड्यूसिंग वेस्ट पर था, इसका जो फोकस पॉइंट था रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स एंड वेरिएशन था। तो अब वेस्ट, डिफेक्ट्स और वेरिएशन तीनों को कंट्रोल करने की दिशा में फोकस है लीन सिक्स सिग्मा। ध्यान रखें, जब हम सिक्स सिग्मा की बात करेंगे तो उसमें केवल ये दो चीजें आएंगी, यानी यहाँ पर दो ही पॉइंट निकल करके आएंगे। लेकिन जब हम लीन सिक्स सिग्मा की बात करेंगे तो तीन चीजें निकल करके आएंगी, यानी यहाँ पर केवल डिफेक्ट्स की बात हो रही थी और वेरिएशंस की, यहाँ पर डिफेक्ट्स, वेरिएशन और वेस्टेज तीनों की बात होगी। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर सिक्स सिग्मा के बारे में ध्यान रखना है। अब एक आखिरी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं कि भारत में ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को फॉलो करती हैं। इंडियन कंपनीज फॉलो सिक्स सिग्मा सिस्टम। तो भारत की ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो सिक्स सिग्मा को फॉलो करती हैं। ध्यान रखें, उसमें सबसे पहले हम टाटा का नाम लेते हैं, टीसीएस का नाम ले सकते हैं, विप्रो का नाम ले सकते हैं, वोडाफोन ले सकते हैं। ये ध्यान रखें कि इंडियन में जो इंडिया में कंपनी काम करती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉम्बे डब्बा वाला जो होम डिलीवरी फूड का है, जो अमेज़न जैसी चीजें हैं, ये बहुत पुराना ब्रांड है। मुंबई डब्बा वाला जो फूड सप्लाई करता है। HSBC बैंक, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, ये काम करता है इसके बारे में। अमेज़न, तो ये ऐसी कंपनी है। फोर्ड, तो ये जो कंपनीज हैं ये सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को काम करते हैं। और आप देखें कि ये सारी कंपनीज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन कभी ना कभी ये जो कंपनीज थी वो बहुत स्मॉल लेवल पर चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके आज ये ब्रांड बन गए। और ब्रांड किस लिए बन गए? बिकॉज ऑफ हिज फॉलो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। तो आई होप कि आपको ये सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट या जो सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें कि इस टॉपिक्स का मैक्रो लर्निंग के बाद एक माइक्रो लर्निंग जरूर कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा कंसाइज करके समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो एग्जाम की दृष्टि से आपको चीजें याद रखनी है वो ध्यान रखें कि इसमें जो उसका सिक्स सिग्मा मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है। और विशेष रूप से उसमें जो लास्ट सिक्स सिग्मा की वैल्यू है कि 999.99966 का जो वैल्यू है 3.4, वो ध्यान आपको रखना है। यानी 10 लाख में लगभग 4 पीसेस गड़बड़ मैन्युफैक्चर होंगी, या 10 लाख सेवाओं में से लगभग 4 सेवाएं जो होंगी वो में थोड़ी बहुत गुणवत्ता नहीं होगी या वो थोड़ी बहुत डिफेक्ट्स होंगी। दूसरी बात, सिक्स सिग्मा में जो डिफेक्ट्स होता है, जो एरर्स होती हैं, उनको प्रतिशत में नहीं मापा जाता। उनका जो मापन होता है वो होता है डीपीएम में, या डीपीएम को भी कभी कभी कहते हैं डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, या डिफेक्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना है और उसके लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता है। तो शब्दावली है यहाँ पर मार्शल आर्ट की, और फिर उसमें हर किसी का अपना एक नाम है, चाहे वो मास्टर ब्लैक बेल्ट हो या ब्लैक बेल्ट हो, ग्रीन बेल्ट हो, येलो बेल्ट हो, व्हाइट बेल्ट हो, वो आपको ध्यान में रखना है।
और फिर उसमें एक अगला पहलू जो आपको याद रखना है वो है मेथोडोलॉजी का, डीमैक और डीमैट। और डीमैक और डीमैट का जो सेंटर ऑफ पॉइंट या जो इनकी कार्य की दिशा है वो ध्यान रखें। तो डीमैक का जो फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशन पर है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट पर है। और जो डीमैट है उसका जो फोकस पॉइंट है वो है कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन, और उसका काम है संस्था के लिए नए नए पॉलिसीज, नए नए प्लान, नए नए प्रोडक्ट्स को बनाना, उनका डिजाइन क्रिएट करना, ताकि कंपनी नए नए उत्पादों को भी समय समय पर लॉन्च करती रहे। और एक आखिरी बात कि जो सिक्स सिग्मा है और लीन सिक्स सिग्मा है उसमें अंतर है। सिक्स सिग्मा एक अमेरिकन थॉट था, लीन मैनेजमेंट एक जापानीज थॉट था। फिर 2000 में इन दोनों थॉट्स को मिक्स कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों थॉट्स लगभग एक जैसा ही काम कर रहे थे। लेकिन अंतर क्या है कि लीन मैनेजमेंट का फोकस पॉइंट वेस्ट था, जबकि सिक्स सिग्मा का जो फोकस पॉइंट था वो रिड्यूसिंग ऑफ डिफेक्ट्स एंड वेरिएशन था। तो लीन सिक्स सिग्मा में 3 फोकस पॉइंट काम कर रहे हैं, डिफेक्ट्स, वेरिएशन एंड वेस्ट। और फिर इसके बाद जो भारत की कुछ कंपनीज हैं जो सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं या सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट या सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं, उनकी चर्चा की, उनके नाम याद रखिएगा। तो यहाँ से ये जो टॉपिक सिक्स सिग्मा है वो क्लोज्ड होता है। अगले टॉपिक पर हम क्वालिटीज गुरुज के बारे में बात करेंगे, यानी हम उन एक्सपर्ट्स के बारे में बात करेंगे, उन विशेषज्ञों के बारे में बात करेंगे जिन्हें गुणवत्ता गुरु के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड लेवल पर। उसमें से कुछ वेस्टर्न गुरुज के बारे में बात होगी और कुछ इंडियन गुरुज के बारे में बात होगी। विशेष रूप से आपके जो सिलेबस में है वो है एडवर्ड डेमिंग का और वाल्टर सेवर्ट और सी के प्रहलाद का। ये 3 चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगली क्लास पर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।